खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बताते हैं, जब वो किले में थे तब उन्होंने बहुत से काम किए, जैसे बागवानी की और भी काम किए। तो उन्होंने खुदाई का काम भी किया। तो बच्चों, जब उन्होंने खुदाई का काम किया तो उनको जमीन के अंदर से जो पहले की जो इमारतें, मतलब जो किले वगैरह थे जो टूट गए थे, वो जमीन में दब गए थे। तो जब उन्होंने खुदाई की तो क्या हुआ, तो वो जो प्राचीन किले थे, उनकी दीवारें थी, उनके कुछ हिस्से मिले और जो गुंबद थे, मतलब जो किले होते हैं उनके ऊपर गोलाई में बने हुए जो चीजें होती हैं वो मिली, और जो किले थे उसके ऊपरी हिस्से मिले उनको। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। तो वो कहते हैं हमने खुदाई तो की लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं खोद पाए क्योंकि जो अधिकारी लोग थे उन्होंने हमें खोदने से मना कर दिया, क्योंकि उनको डर उठा कि हम ज्यादा ना खोद लें और अगर ज्यादा खोद लेंगे और सुरंग बना लेंगे तो हम उसमें से भाग भी सकते हैं। और उन्होंने इसकी हमें मंजूरी, मतलब उन्होंने हमें इसकी परमिशन नहीं दी कि हम उसको खोदें, और जो हम खोद रहे थे उसके लिए हमारे पास ऐसे कोई पर्याप्त साधन भी नहीं थे जिससे हम उसको खोद सके। अब क्या किया उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनकी वो थी कुदाल थी, मतलब जिससे वो खोद रहे थे, उसको उन्होंने रख दिया और हाथ में कलम उठा लिया। उन्होंने कहा मैं कुछ लिख लेता हूँ, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को था कि बस मैं आजाद हो जाऊं किसी भी तरह, और जो मैं काम कर रहा हूँ आज का, तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको ऐसे करूं कि मैं आगे आने वाले समय में लोगों को उसको बताऊं कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, मतलब जो भी कुछ काम किया उसके बारे में बता सकूं। तो वो कहते हैं जब तक मैं आजाद नहीं हो जाता, जब तक मैं कैसे कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिखूं मैं, जो मैं लिखूं तो मैं कुछ तो लिखूं ना जिसके बारे में लोगों को पता चले कि हाँ मैंने ऐसा कुछ काम किया। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा भी कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में मैं लिखूं, और ना ही मुझे अपने भविष्य के बारे में पता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ। कोई मैं पैगंबर तो हूँ नहीं, मतलब मैं कोई भगवान थोड़ी ना, मैं जो भविष्यवाणी करूंगा हाँ मैंने ये काम मैं कर लूंगा आगे जाके। तो मैं जब तक अपने जो काम है उसको मैं जो कर नहीं लेता पूरा, तब तक मैं कुछ लिख भी नहीं सकता। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। तो वो कहते हैं मैं वर्तमान में ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जिसके बारे में लिख सकूं, और मैं कोई वो तो हूँ नहीं भगवान जो मैं भविष्य बता सकूं, और फिर बचा क्या, अतीत बच गया। तो वो कहते हैं मैं अतीत के बारे में भी क्या लिखूं, क्योंकि मैं कोई इतिहासकार, मतलब कोई ऐसा बहुत विद्वान भी नहीं हूँ जो बहुत अच्छी भाषा में किसी चीज को लिख पाऊं। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो वो कहते हैं मैं बस क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे विचार है, जो मेरे अंदर जो कुछ विचार आते हैं वो, और जो मैं काम कर रहा हूँ उन दोनों को आपस में मिला के, मतलब जो मेरे अंदर जो मैं विचार सोचता हूँ, जो मैं कुछ सोच रहा हूँ, और जो उनको अपने जीवन में लागू कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा कि मुझे अपने देश को आजाद करवाना है, तो उसके लिए जो मैं काम करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, उसके तो मैं उन दोनों को मिला के ही कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो जो गेटे थे एक इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या कहा है कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। कि अगर हम जो कुछ भी लिख देते हैं, जो अतीत का जो हम अगर कुछ लिखते हैं आज के, तो जो हमारा जो पहले हमारा जो कुछ बीत चुका है, तो जो उसका हमारे ऊपर बोझ होता है उससे कुछ हमें राहत मिलती है, मतलब उससे कुछ हमें आराम मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो अतीत का दबाव, तो जो अभी आपने किया इसमें मैं इसमें छोटे रूप में बता देती हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने खुदाई की, खुदाई में उनको बहुत से अब जो पुराने समय की जो इमारतें थी, किले थे, उसके उनके दीवारों के हिस्से मिले, और जो इमारतें थी उसके ऊपरी हिस्से मिले। तो वो कहते हैं बहुत दूर तो वो खोद नहीं पाए क्योंकि जो वहाँ के अधिकारी थे
उन्होंने मना कर दिया खोदने के लिए, क्योंकि उनको लगता था, उनको डर भी था कि कहीं हम खोदते खोदते सुरंग ना बना ले और यहाँ से निकल के ना भाग जाए। तो वो कहते हैं जब हम खोद ही नहीं सकते थे ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया, कलम हाथ में उठा ली। उन्होंने कहा लाओ कुछ लिख ही लेता हूँ मैं। लेकिन वो कहते हैं वो क्या चाहते थे कि मैं आजाद हो जाऊं और मैंने जो कुछ काम किए हैं तो मैं उसको लिखूं। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ काम भी नहीं हो पा रहा जो मैं लिख पाऊं। और वो कहते हैं मैं ऐसा कोई भविष्य वो भी नहीं हूँ कि मैं भविष्य में बारे में बता सकूं, कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं जो मैं भविष्य के बारे में बता सकता हूँ कि मैं ये कर लूंगा तो मैं उसमें आज लिख दूं उसके बारे में, ऐसा करके। तो बचा रहता है अतीत। तो वो कहते हैं ना तो मैं वर्तमान के बारे में कुछ बता पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, ना तो मुझे भविष्य के बारे में पता है। तो बचा क्या, अतीत बचा, मतलब हमारा पास्ट रह गया। तो वर्तमान क्या होता है, प्रेजेंट, और फ्यूचर क्या होता है, भविष्य हमारा। अतीत क्या होता है, जो पास्ट, जो बीत चुका हो। तो वो कहते हैं मतलब वर्तमान में भी मैं ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं आगे बता सकूं कि मैंने ये काम किए अपनी जिंदगी में, या मैं भविष्य भी अपना नहीं बता सकता कि मैं ये काम कर लूंगा तो मैं सोच के बता दूं कि हाँ लिख दूं किसी उस पे कि हाँ मैंने ये काम किया। तो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। तो क्या बचा है, केवल अतीत रह गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इतिहासकार या विद्वान भी नहीं हूँ जो बहुत अच्छी भाषा में किसी चीज को लिख सकूं। तो वो कहते हैं जो मेरे अंदर विचार आते हैं या जो मैं काम करता हूँ बस मैं उसी को लिख सकता हूँ। तो जो गेटे एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा है कि जो हम आज जो कुछ भी हम हैं, अगर हम जो कुछ भी करते हैं उसको लिख लेते हैं तो जो हमारे ऊपर जो बोझ होता है अतीत का वो कुछ कम हो जाता है। तो अतीत का दबाव, तो वो कहते हैं अतीत का जो दबाव होता है वो कैसा होता है, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। तो जो वो कहते हैं जो दबाव होता है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन चाहे दोनों तरह का जो दबाव होता है अभिभूत माने हमें व्याकुल करता है, परेशान करता है। तो हमें दबाव अच्छा होगा तब भी हम सोचते हैं हाय हम कितने अच्छे थे पहले, हम अब दबाव बुरा होगा तब हम सोचेंगे हाय हमारे दिन कैसे वो थे। तो दबाव चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो हमें बहुत व्याकुल करता है। कभी कभी ये दबाव दमघोटू होता है। तो अगर हमारा जो दबाव मतलब हम जो अतीत के बारे में हम सोचते हैं, हमारे जो दिन है बहुत अच्छे नहीं बीते हैं तो हमें हमारा दम घुटने लगता है उनको सोच सोच के। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। तो उन्होंने हमें बताया है कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो बहुत पुरानी है। मतलब भारत और चीन की जो सभ्यताओं के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी जो सभ्यताएं हैं भारत और चीन की बहुत पुरानी है। ये जो सभ्यताएं हैं वो कोई नई सभ्यताएं नहीं है, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं हमारी। मतलब हमारा जो भारत है बहुत प्राचीन काल से है और इसकी जो सभ्यताएं हैं मतलब जो कुछ भी है बहुत पुराना है। आखिर हमारी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। तो वो कहता है कि वो पूछ रहा है कि हमारी जो विरासत में हमें चीजें मिली है वो क्या है, विरासत में हमें चीजें क्या मिलती हैं। जो हम एक तो चीजें वो होती हैं जो अपनी मेहनत से कमा के हम खुद बनाते हैं, और एक चीजें वो होती हैं जो हमें अपने बाप दादाओं से या परदादाओं से हमें अपना भी ऐसी मिल जाती है। जैसे कोई मकान है वो हमारा ना होके हमारे दादा परदादा किसी का होता है, हमें मिल जाता है। तो ये चीज होती है विरासत में मिलना। तो वो कहते हैं हमारी विरासत क्या है, हमें क्या मिला विरासत में, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या मिला है विरासत में, क्या मुझे वो सब चीजें मिली है जो हमारे पहले के लोग थे उन्होंने इतने सालों से हासिल किया, वो मुझे विरासत में मिला है, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। तो पूछते हैं कि मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ या मुझे वो सब चीज विरासत में मिली है जो पहले के लोगों ने हासिल की है। जैसे कि विजय की, उन्होंने विजय में जो उनको वो मिला, जय हुई, उनकी पराजय हुई, और जो उनको विजय हुई उनको उसमें खुशी मिली, और पराजय हुई तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने जो साहसिक कार्य किए मतलब उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज करने वाले, मतलब जो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसको देख के हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, मतलब बहुत वो हो जाते हैं अरे वाह उन्होंने ऐसा कैसे कर दिखाया। तो जिसकी शुरुआत बहुत साल पहले ही हो चुकी थी और आज भी लोग इस काम को कर रहे हैं। तो और हमें आकर्षित करती है ये सब काम होते हैं, जो ये काम होते हैं जैसे हम कुछ अपने देश के लिए करते हैं तो हमें बहुत उससे क्या होता है
हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं कि जो सैनिक होते हैं उन सबके लिए हमको कहता है कि मानव की उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो आज भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। तो वो कहता है इन सब का ये सब चीजें मुझे विरासत में मिली है क्या, मैं इन सब का वारिस हूँ। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों का वारिस हूँ, मतलब ये चीज मुझे विरासत में मिली है। साथ ही उन सब का भी जिसकी पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। तो वो यहाँ से कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य होता है, सब मनुष्य होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, कोई खास अलग नहीं होते, सब एक दूसरे से एक आधी चीज होती है जो सब किसी को किसी से अलग करती है, लेकिन सब वैसे तो सब एक ही होते हैं, सबका खून का रंग लाल ही होता है। तो जो वो कहते हैं कि मुझे विरासत में क्या मिली है चीजें, तो वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो लोगों ने विजय प्राप्त की और उसके उनको खुशी मिली और जो उनको पराजय मिली और उसके जो उन्हें दुख सहा, जो सब चीजें थी, मैं इन सब का वारिस हूँ, मतलब ये सब चीजें मुझे विरासत में मिली है। तो वो कहते हैं अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारे वर्तमान रूप बना है, हमारा भावी रूप बनेगा। तो वो कहते हैं जो हमारे रक्त मांस और अस्थायी रूप से मतलब स्थायी नहीं है, जो हमारे उसमें समाई हुई है हमारे अंदर, वो है हमारी विरासत की। हमें विरासत में क्या क्या मिला है, इसी विशेष विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। तो वो कहते हैं जो ये विरासत में चीजें मिली हुई हैं और उसको वर्तमान रूप में लागू करना, उसको बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा हूँ। जो कुछ हमें विरासत में मिला है, जैसे जो कुछ ही मिला है, उसको हम अपने ये जो हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है, इस पे हम लागू कर, मतलब इसमें हम इसको लागू कर लें। ये जो बात है मेरे मन में बहुत लंबे समय से आ रही है कि हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है, मतलब जो कुछ हमें मिला है विरासत में, जो हमारे जो पूर्वज है हमको उन्होंने जो कुछ भी दिया है, वो हम उसको अपने जो हमारा जो ये समय है उसमें भी हम उसको लागू करें। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। इस विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, जो कुछ है, मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। लेकिन जो विषय की कठिनाई है, लेकिन जो उन्होंने विषय चुना है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी विरासत क्या है, तो वो कहते हैं जो विषय है बहुत कठिन है और यही बात मुझे भयभीत करती है कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं जो मैंने सोचा है इसके बारे में लिखने के बारे में कि भारत की खोज की, भारत कैसे, कहाँ से, क्या है इसका, संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ भी है वो कहाँ से शुरू हुई। तो ये तो बहुत गहन विषय है, मतलब बहुत गहरा विषय है। मैं इसको बहुत गहराई तक नहीं लिख सकता, मतलब बहुत गहराई में नहीं जा सकता इसके, केवल इसको सतही तौर पर ही लिख सकता। तो बच्चों, आपका ये था पहला पार्ट, अहमदनगर का किला। तो मैं बता दूं आपको, ये इसका सारांश छोटे रूप में बता देती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें मतलब यही बताया उन्होंने कि जो वो अहमदनगर के किले में थे, मतलब बंदी बना के लाए गए थे, तो उनको कैसा अनुभव, क्या क्या अनुभव किया उन्होंने, क्या क्या सोचा, वहां पे क्या क्या काम किए। और जब वो उनको लेके आया गया तो उनका जो ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, मतलब 9वीं बार जेल में लाए गए थे। इससे पहले वो 8 बार जा चुके थे जेल में। और जब वो लाए गए तो रात का समय था, चांद निकल रहा था, शुक्ल पक्ष था और जो चांद था वो ही उनका मित्र था। वो बताते हैं आगे कि जब वो जेल में लाए गए तो उन्होंने बहुत से काम किए, जैसे कि उन्होंने खुदाई का काम भी किया और बागवानी भी की। उन्होंने एक कहानी भी उन्होंने सुनाई चांद बीवी की, और उन्होंने बताया कि चांद बीवी को उन्हीं के सैनिक ने कैसे धोखे से मार दिया। जब वो अकबर से उन्होंने जब युद्ध किया था तो उन्होंने उसको धोखा दिया सैनिक ने। तो उन्होंने खुदाई के बारे में बताया कि खुदाई में उन्होंने क्या क्या सामान मिला, क्या क्या चीजें मिली, और उन्होंने बताया कि उनको विरासत में क्या मिला है। हमारी जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, और इसी प्रकार जो चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता, दोनों ही सभ्यताएं बहुत प्राचीन है। तो इन सब चीजों के बारे में वो लिखना चाहते थे, और वो चाहते थे बस हमारा देश किसी तरह आजाद हो जाए
और जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने काम किए हैं, उन सबको लिखना अपनी उसमें लिखना चाहते थे डायरी में। बस यही सब चीजें इस जो चैप्टर है इसमें बताई गई है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।